डीएनए रिपोर्ट उसके हाथ में आते ही अनिरुद्ध की उंगलियां बुरी तरह कांपने लगीं। कागज का वह टुकड़ा अचानक उसे किसी हथौड़े की तरह लग रहा था, जैसे हर शब्द उसके सीने पर वार कर रहा हो। माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं और आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ गया। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि झनक ही उसकी जैविक बेटी है। वही बच्ची जिसे वह सालों से पराशर की संतान मानकर ठुकराता रहा था। वही लड़की जिसके अस्तित्व पर उसने हमेशा शक किया और जिसकी मां झनक एक को उसने कभी दिल से स्वीकार नहीं किया। उस सच्चाई ने उसके भीतर कुछ तोड़ दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा और अगले ही पल वह खुद को संभाल नहीं पाया। आंखें घूमी और वह जमीन पर गिर पड़ा। सब कुछ अचानक अफरा-तफरी में बदल गया। झनक घबराकर उसकी ओर दौड़ी। उसके चेहरे पर ऐसा डर था मानो उसने एक ही पल में अपने पिता को पा भी लिया हो और खो भी दिया हो। उसके कांपते हाथ अनिरुद्ध के चेहरे को छू रहे थे। पापा, पापा प्लीज आंखें खोलो, उसकी आवाज टूट रही थी। आसपास खड़े लोग हड़बड़ा गए। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई और अनिरुद्ध को अस्पताल ले जाया गया। ऋषि, अदिति, अर्शी, नर्सें और डॉक्टर सब साथ थे। लेकिन उस पूरे हंगामे के बीच झनक खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी। उसके दिल में यह डर घर कर गया था कि कहीं यह सच्चाई उसके पिता को उससे हमेशा के लिए न छीन ले। अस्पताल पहुंचते ही अनिरुद्ध को आईसीयू में भर्ती किया गया। मशीनों की लगातार बीप बीप के बीच उसकी जिंदगी डोल रही थी। बाहर वेटिंग एरिया में अर्शी बेचैनी से टहल रही थी। अदिति की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दुख के नहीं बल्कि डर के थे। डर इस बात का कि अगर अनिरुद्ध बच गया और सच बोल दिया तो उसकी पूरी दुनिया बिखर जाएगी। ऋषि चुपचाप एक कोने में खड़ा था। उसकी नजरें आईसीयू के दरवाजे पर टिकी थीं, क्योंकि उसे पता था कि उस कमरे के अंदर पड़ा इंसान झनक की किस्मत तय करने वाला है। कई घंटों के इंतजार के बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले कि अनिरुद्ध को होश आ रहा है। यह सुनते ही सब लोग आईसीयू के बाहर इकट्ठा हो गए। झनक की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे खुद सुनाई दे रही थीं। जैसे ही अनिरुद्ध ने आंखें खोलीं, उसकी नजर सबसे पहले झनक पर पड़ी। उसी चेहरे में अब उसे झनक एक की परछाई नहीं, बल्कि अपनी ही आंखें, अपनी ही मासूमियत और अपना ही खून दिखाई दे रहा था। उस पल उसके भीतर कुछ और टूट गया। उसके होंठ कांपने लगे, गला भर आया और बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज में उसने कहा, मेरी बेटी। ये दो शब्द सुनते ही जैसे पूरे कमरे की हवा थम गई। अदिति का चेहरा सफेद पड़ गया। अर्शी की आंखें फैल गईं और झनक को ऐसा लगा मानो उसके दिल के सारे जख्मों पर एक साथ मरहम रख दिया गया हो। वह एक कदम आगे बढ़ी, फिर डर के मारे रुक गई। जैसे उसे यकीन ही न हो रहा हो कि जिसे वह जिंदगी भर पापा कहने का सपना देखती रही, वही आज उसे खुद बुला रहा है। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से झनक की ओर इशारा किया और कहा, इधर आओ, मेरे पास आओ। जब झनक उसके पास पहुंची तो अनिरुद्ध ने उसका हाथ थाम लिया, जैसे डर हो कि कहीं यह लड़की फिर उससे छिन न जाए। भर्राई आवाज में उसने कहा, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा इंसान हूं। मैंने अपनी ही बेटी को पहचानने से इनकार किया। मैंने तुम्हारी मां के साथ जो किया और तुम्हारे साथ जो किया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। झनक की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। आज उसके जीवन का सबसे बड़ा सवाल, मैं कौन हूं, उसे उसका जवाब मिल गया था। पीछे खड़ी अदिति भीतर से टूट रही थी। जिस प्यार को वह अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती आई थी, वही अब उसकी सौतेली बहन के नाम हो चुका था। अर्शी के मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि अगर अनिरुद्ध ने सब सच स्वीकार कर लिया तो उसकी सारी साजिशें बेकार हो जाएंगी। वहीं ऋषि की आंखों में राहत थी, क्योंकि जिस सच्चाई को वह अकेले ढो रहा था, आज वह सबके सामने आ चुकी थी। अनिरुद्ध ने धीरे से झनक के माथे पर हाथ रखा, जैसे कोई पिता पहली बार अपनी बच्ची को आशीर्वाद देता है, और कहा, आज से तुम मेरी पहचान हो, मेरी बेटी हो, मेरी जिंदगी हो। उस पल झनक को लगा जैसे उसकी मां झनक एक कहीं दूर से मुस्कुरा रही हो, मानो कह रही हो कि आखिरकार उसकी बेटी को उसका हक मिल गया।
लेकिन इस उजाले के साथ साथ अंधेरे की परछाइयां भी लंबी होने लगी थीं। अदिति और अर्शी के दिलों में जलन की आग और तेज हो चुकी थी। वे दोनों मन ही मन कसम खा चुकी थीं कि झनक को यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं जीने देंगी। अनिरुद्ध के शब्द अभी हवा में गूंज ही रहे थे कि अदिति के दिल में जैसे विस्फोट हो गया। वह वहीं खड़ी कांप रही थी। उसकी उंगलियां मुट्ठी बन चुकी थीं और आंखों में आंसू नहीं बल्कि जहर भर चुका था। अर्शी ने उसकी हालत देखी और आगे बढ़कर नकली चिंता भरी आवाज में बोली कि अनिरुद्ध को अभी ज्यादा भावुक नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके भीतर डर था कि अगर अनिरुद्ध पूरी तरह ठीक हो गया तो वह सबके सामने सच्चाई कबूल कर लेगा। इस बार अनिरुद्ध ने अर्शी की ओर देखा तक नहीं। उसने झनक का हाथ और कसकर पकड़ा और कहा, मेरी बेटी को मुझसे दूर करने की कोशिश मत करना। मैंने बहुत देर कर दी है, अब नहीं। डॉक्टर अंदर आए और सबको बाहर जाने को कहा, लेकिन अनिरुद्ध ने झनक को रोक लिया। वो यहीं रहेगी, उसके शब्दों में पहली बार एक पिता का अधिकार था। बाहर कॉरिडोर में अदिति की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि हार और जलन के थे। उसने अर्शी से कहा कि सब कुछ खत्म हो रहा है। अर्शी ने ठंडी आवाज में जवाब दिया कि खेल अभी शुरू हुआ है। उधर कमरे के अंदर झनक अनिरुद्ध के पास बैठी थी। पहली बार उसे लगा कि सच में उसके सिर पर किसी का हाथ है। रात गहराने लगी थी, बाहर बारिश शुरू हो गई थी, जैसे आसमान भी आज के सच पर रो रहा हो। और उसी बारिश के बीच कहीं दूर नई साजिशों की नींद भी रखी जा चुकी थी। अनिरुद्ध ने पहली बार अपनी बेटी के गाल पर हाथ रखा और उस स्पर्श में उसे ऐसा सुकून मिला जैसा उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। मानो वर्षों का पछतावा, अपराध बोध और खालीपन उस एक पल में थोड़ा हल्का हो गया हो। बाहर कॉरिडोर में खड़ा ऋषि यह सब देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा भाव उमड़ रहा था, जिसमें खुशी और दर्द दोनों शामिल थे। खुशी इस बात की कि झनक को आखिरकार उसका हक मिल गया, और दर्द इस एहसास का कि अब झनक की जिंदगी में अनिरुद्ध की जगह हमेशा के लिए बन चुकी है। लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह उसका प्यार नहीं बल्कि उसका सहारा है, और इस वक्त झनक को सबसे ज्यादा उसी सहारे की जरूरत है। कुछ देर बाद डॉक्टर आए और उन्होंने बताया कि अनिरुद्ध अब खतरे से बाहर है। यह सुनते ही झनक ने राहत की लंबी सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ उसके सीने से उतर गया हो। लेकिन वहीं अदिति के दिल में ऐसा लगा जैसे कोई मजबूत दीवार अचानक ढह गई हो। वह झटके से उठी, अर्शी की ओर देखा और घबराई हुई आवाज में बोली कि अब अनिरुद्ध सबको सच बता देगा, अब वह झनक को खुलेआम अपनी बेटी कहेगा। अर्शी ने उसकी आंखों में झांकते हुए बेहद ठंडी आवाज में कहा कि अगर ऐसा होने वाला है तो वे पहले बार करेंगी। अगली सुबह अस्पताल में रिश्तेदारों और मीडिया का जमावड़ा लग गया। खबर फैल चुकी थी कि एक बड़े बिजनेसमैन की खोई हुई बेटी मिल गई है। कैमरों की चमक, सवालों की बौछार और भीड़ के शोर के बीच झनक चुपचाप अनिरुद्ध के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर सुकून के साथ साथ डर भी था, क्योंकि वह जानती थी कि हर रोशनी के साथ एक परछाई जरूर चलती है। जब अनिरुद्ध ने मीडिया के सामने पहली बार साफ शब्दों में कहा कि झनक उसकी बेटी है, उसकी झनक है, तो उन शब्दों ने झनक को रोने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उसी भीड़ में खड़ी अदिति की आंखों से आंसू नहीं, आग बरस रही थी। उस शाम अर्शी ने अदिति को अपने कमरे में बुलाया और धीमी लेकिन जहरीली आवाज में कहा कि अब उन्हें झनक को कमजोर करना होगा। उसके दिल से, उसके रिश्तों से और सबसे पहले ऋषि से। यह सुनते ही अदिति की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि अगर ऋषि झनक के पास नहीं रहेगा तो झनक खुद ब खुद टूट जाएगी। अर्शी के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई, क्योंकि वह जानती थी कि जब झनक टूटेगी तो अनिरुद्ध भी टूट जाएगा। उधर झनक अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी बारिश की धारों को देख रही थी। हर बूंद उसके दिल में पुराने दर्द की याद जगा रही थी, लेकिन आज उस दर्द में एक अजीब सी मिठास भी थी। पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि दुनिया में उसका कोई अपना है जो उसे उसका नाम, उसकी पहचान और उसका हक देने को तैयार है। उसी कमरे में पीछे खड़ा ऋषि उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई अपने सबसे कीमती सपने को टूटने से बचाने की कोशिश कर रहा हो। उसने धीरे से पूछा कि वह ठीक है या नहीं।
जनक ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसने कहा कि उसे डर लग रहा है, क्योंकि इतनी खुशी की उसे आदत नहीं है। ऋषि ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और कहा कि अब वह अकेली नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसके साथ है। उस एक वाक्य ने झनक के दिल में एक गहरी गर्माहट भर दी। लेकिन उसी पल बाहर कॉरिडोर में अदिति यह दृश्य देख रही थी। उसकी नसों में जैसे जहर दौड़ गया। उसे लग रहा था कि हर मुस्कान, हर भरोसा उससे छीना जा रहा है और झनक की झोली में जा रहा है। वह तेज कदमों से वहां से चली गई और अपने कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद कर लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह रो नहीं रही थी, वह टूट रही थी। उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि अनिरुद्ध का प्यार सिर्फ उसका है, और अब वही प्यार किसी और के नाम हो चुका था। अर्शी अपने कमरे में बेहद शांत बैठी थी, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। वह जानती थी कि भावनाओं से नहीं, दिमाग से खेला जाता है। उसने फोन उठाया और किसी से धीमी आवाज में बात की। उसने झनक की मां की पुरानी फाइल, उसकी जिंदगी से जुड़ी हर जानकारी मंगवाई, क्योंकि वह जानती थी कि अगर झनक की जड़ों को हिला दिया गया तो उसकी पहचान भी डगमगा जाएगी। उसी रात अनिरुद्ध अस्पताल से छुट्टी लेकर घर लौट आया। हवेली में कदम रखते ही उसने झनक का हाथ थामकर कहा कि यह घर अब उसका है और वह यहाँ पूरे हक से रहेगी। यह सुनकर झनक की आंखें भर आईं। जिस घर को वह कभी दूर से देखती थी, आज वही उसका अपना बन गया था। लेकिन उसी हवेली की दीवारों के पीछे छुपी नफरत उसकी हर खुशी को निगलने के लिए तैयार खड़ी थी। अदिति बालकनी से यह सब देख रही थी और उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान थी। अगले दिन अनिरुद्ध ने पूरे परिवार को बुलाकर ऐलान किया कि झनक अब कानूनी तौर पर भी उसकी बेटी होगी और उसकी संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार बनेगी। इस ऐलान ने घर में तूफान खड़ा कर दिया। झनक खुद डर गई, क्योंकि उसे कभी दौलत या अधिकार नहीं चाहिए था, उसे बस अपने पिता का प्यार चाहिए था। लेकिन अदिति के लिए यह घोषणा युद्ध की शुरुआत थी। उसी शाम वह ऋषि के पास पहुंची, आंखों में नकली आंसू और आवाज में झूठी बेबसी लिए। उसने कहा कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ ऋषि है। ऋषि दुविधा में पड़ गया, क्योंकि वह जानता था कि उसका दिल अब झनक का हो चुका है। जब उसने सच बोलने की कोशिश की तो अदिति ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा कि अगर उसने उसे छोड़ दिया तो वह टूट जाएगी। यह सुनकर ऋषि अंदर तक हिल गया, लेकिन उसने ईमानदारी से कहा कि किसी को सहारा देने के नाम पर वह झनक का दिल नहीं तोड़ सकता। उस पल अदिति की आंखों में आंसू नहीं, ठंडा गुस्सा था। उसने मन ही मन कसम खा ली कि अगर ऋषि उसका नहीं हुआ तो वह झनक का भी नहीं रहेगा। इसी बीच अर्शी अपनी अगली चाल चल चुकी थी। उसने मीडिया को झनक के अतीत से जुड़ी झूठी और तोड़ी मरोड़ी कहानियां लीक कर दी। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां चीख रही थीं और झनक के हाथ कांपने लगे। उसे समझ आ गया कि किसी ने उसकी मां की इज्जत पर हमला किया है। वह रोती हुई अनिरुद्ध के पास पहुंची, जिसने उसे गले लगाकर कहा कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन वह उसके साथ है। उस शाम झनक पूरी तरह टूट चुकी थी। अपने कमरे में अकेली बैठी वह रो रही थी। तभी ऋषि आया और चुपचाप उसके पास बैठ गया। उसने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया और झनक ने पहली बार किसी के कंधे पर सिर रखकर रोना शुरू किया। उस पल दोनों नहीं जानते थे कि उनका यह रिश्ता आने वाले तूफानों में उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बनेगा और सबसे बड़ी कमजोरी भी।